The interview written by Christopher Sylvester is an excerpt taken from his Penguin Book of Interviews. In this, he talks about various opinions of celebrities regarding an interview, its functions, methods, and merits. It also consists of an excerpt from an interview with the famous writer Umberto Eco. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इंटरव्यू लेसन का पहला पार्ट जो सेलिब्रिटीज हैं उनके ओपिनियंस इंटरव्यू के रिगार्डिंग, जैसे कि उसका फंक्शन क्या है, मेथड्स क्या है, उसके मेरिट्स या डीमेरिट्स क्या है, उनको हाईलाइट करता है। और उसका सेकंड पार्ट एक प्रकार से एक सैंपल इंटरव्यू है, एक इंटरव्यू का मॉडल है जिसमें इंटरव्यूइंग की कला इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई दोनों के पर्सपेक्टिव से हम लोग देखेंगे। लेकिन इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में जाने से पहले इसमें कुछ एक टर्म्स या कुछ एक डिफिकल्ट वर्ड्स यूज हुए हैं, उनको हम लोग फटाफट उनकी मीनिंग समझ लेते हैं और उसके बाद एक्सप्लेनेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले एक वर्ड यूज हुआ है इसमें कॉमन प्लेस, जिसका मतलब होता है नॉट अनयूजुअल और ऑर्डिनरी, जिसका मतलब है कि कॉमन, ये चीज एकदम कॉमन है, ऑर्डिनरी है। एक और टर्म है अनवारंटेड, जिसको हम समझ सकते हैं नॉट जस्टिफाइड और ऑथराइज्ड। इंट्रूजन, हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इंट्रूजन का मतलब ये है कि इंटरवेंशन या किसी के लाइफ में या किसी के चीजों में हस्तक्षेप करना। प्रिमिटिव, एंशियंट और ओल्ड। Lionized, this may be a new term for you. Lionized means give a lot of public attention and approval. Petitioners, a person who asks for something, who apply for something, who plead for something. Condemnatory, expressing strong disapproval. यानी condemn करना, निंदा करना. Wrecked, destroyed or severely damaged. Assault, make a physical attack on somebody. While extremely unpleasant or wicked. Perpetrated, committed or performed. So these were certain difficult words used in the lesson. Now, after learning these difficult words, let us proceed towards the explanation part of this lesson. According to Christopher Sylvester, 130 वर्षों से भी ज्यादा के समय से, जबकि इंटरव्यू का इन्वेंशन हुआ तब से, इंटरव्यू जर्नलिज्म का एक बहुत ही कॉमन फॉर्म रहा है, यानी एक ऑर्डिनरी फॉर्म रहा है। ऐसा नहीं कि कोई एक रेयर चीज हो। जर्नलिज्म में इंटरव्यू बहुत एक आम सी बात है। And thus, every literate person has read an interview at some point in their lives. And several celebrities have been interviewed in the past, and it is no surprise that different people have different opinions about interviews. क्योंकि लगभग सभी ने इंटरव्यूज कभी न कभी, जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, इंटरव्यू पढ़ा होगा, और तमाम सेलिब्रिटीज ने इंटरव्यू अपने लाइफ में कभी न कभी दिया है। तो जाहिर है कि जब इतने बड़े ग्रुप के टच में इंटरव्यू आया है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि भिन्न भिन्न लोगों के इंटरव्यू के बारे में अलग अलग विचार हो सकते हैं। कुछ लोग इंटरव्यू को एक सच्चाई जानने का एक माध्यम समझते हैं, लेकिन कुछ सेलिब्रिटीज ये समझते हैं कि दैट दे हैव बिकम द विक्टिम ऑफ दीज इंटरव्यूज, माने वो इंटरव्यू को एक अपने ऊपर अटैक मानते हैं और उसके विक्टिम अपने आप को समझते हैं। दे कंसिडर इंटरव्यू एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इन द प्राइवेट लाइफ्स। वो इंटरव्यू को अपने प्राइवेट जाति जिंदगी में एक हस्तक्षेप के रूप में लेते हैं। इनसे लोग इंटरव्यू को एक पुरानी धारणा या सुपरस्टिशन से कंपेयर भी करते हैं, और उनका बिलीफ ये है जैसे कि एंशियंट टाइम में, एक प्राचीन समय में, एक कॉमन सा विश्वास ये था कि अगर किसी का फोटोग्राफ ले लिया जाए, इसका मतलब यह है कि उसके सोल को, उसकी आत्मा को कोई चुरा ले जाए। अर्थात इंटरव्यू किसी के आत्मा का हनन करना या उसको चुरा ले जाने के समान माना जाता है, खासतौर से ऐसे सेलिब्रिटीज के द्वारा। ऑथर
क्रिस्टोफर वीएस नायपॉल का इंटरव्यू के बारे में उनका विचार बतलाते हैं। According to V.S. Naipaul, some people are wounded by interviews and lose a part of themselves. Similarly, Lewis Carroll, the writer of Alice in Wonderland, feared being lionized by interviewers and did not consent to give any interview. He felt satisfied and amused at silencing all the interviewers. माने अगर उनसे कोई इंटरव्यू लेने के लिए आता था तो उसको जब जब उनको टरका देने में ये सफल हो जाते थे तो बड़े प्रसन्न होते थे। और कैसे उन्होंने ये काम किया, इसकी स्टोरी बाद में बड़े चटकारे लेकर के लोगों को सुनाते भी थे कि कैसे उन्होंने ऐसे इंटरव्यू टेकर्स और ऑटोग्राफ के पिटिशनर्स को यानी प्लीड करने वालों को चुप करा दिया और वहां से चलता किया। रूडयार्ड किपलिन के भी इंटरव्यू के बारे में अपने अलग विचार थे। वो इंटरव्यू को समझते थे इमोरल और इसको डीमीनिंग कंसिडर करते थे। ही कंसिडर्ड इंटरव्यू एज इमोरल एंड डीमीनिंग फॉर अ रिस्पेक्टेबल पर्सन। रूडयार्ड किपलिन के जो विचार थे इंटरव्यू के बारे में, उससे भी एक कदम आगे बढ़कर के उनकी पत्नी कैरोलिन के थे। कैरोलिन एक बार 14 अक्टूबर 1892 की अपनी डायरी एंट्री में लिखती हैं कि आज का दिन हमारा एक बोस्टन से आए हुए रिपोर्टर्स ने बुरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, एकदम खराब कर दिया। और वो फर्दर लिखती हैं कि मैंने उनसे कहा कि मैं इंटरव्यू देने से रिफ्यूज क्यों करती। मैं ये ऐसा इसलिए करती हूं कि इंटरव्यू एक इमोरल एक्ट है, एक क्राइम है ये। और जिस प्रकार से एक क्राइम का पनिशमेंट होता है, उसी तरीके से इंटरव्यू लेने वालों को पनिश किया जाना चाहिए। और ये क्राइम किस प्रकार का है, जैसे कि किसी ने हमारे ऊपर पर्सनल असॉल्ट किया हो, उस प्रकार का क्राइम है। और इसीलिए वो वैसा ही पनिशमेंट डिजर्व करता है। इससे भी आगे जाकर के कैरोलिन कहती हैं कि इंटरव्यू टेकिंग एक कावर्डली या कायरतापूर्ण कार्य है। यह वाइल है यानी विकेट। कोई भी एक सम्मानजनक आदमी न तो इंटरव्यू के लिए सम्मानित आदमी, कोई भी सम्मानित आदमी न तो इंटरव्यू के लिए कहेगा यानी निवेदन करेगा, और न ही कोई सम्मानित आदमी इसको देना पसंद करे। तो ये थे कैरोलिन के विचार। लेकिन इसके विपरीत किपलिन महाशय ही, जिनकी पत्नी थी कैरोलिन, उन्होंने कुछ साल पूर्व ही ऐसा ही असॉल्ट, ऐसा ही कावर्डली और ऐसा ही वाइल एक्ट तब किया जबकि उन्होंने मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया था। एच.जी. वेल्स एक और फेमस राइटर, जिनकी इनविजिबल मैन, जिसका एक्सर्प्ट क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फुटप्रिंट विदाउट फीट, उन्होंने 1894 में इंटरव्यू को ऑर्डियल कहा, यानी एक अग्नि परीक्षा, एक टफ ट्रायल का नाम दिया कि इंटरव्यू एक टफ ट्रायल होता है। लेकिन वही एच.जी. वेल्स एक फ्रीक्वेंट इंटरव्यूई थे, यानी अक्सर वो इंटरव्यू दिया करते थे। और 40 साल के बाद जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, उन्होंने खुद जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लिया। सॉल बेलो एक दूसरे फेमस नॉवेलिस्ट, जिन्होंने अपने लाइफ टाइम में बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, उन्होंने भी एक बार इंटरव्यू के बारे में ऐसा ही स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि इंटरव्यू जैसे एक थंब प्रिंट हो विंड पाइप पे, मेरे विंड पाइप पे, यानी जैसे कोई इंटरव्यू लेते समय मुझे सफोकेट कर रहा हो, मुझे सफोकेशन होती है इंटरव्यू देने से, दम घुटता है उनका, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली इंटरव्यू दिया करते थे। तो इन सेलिब्रिटीज के इतने सारे डीमेरिट्स गिनाए जाने के बावजूद भी इंटरव्यू के अपने जो मेरिट्स हैं उसके बारे में क्रिस्टोफर कहते हैं कि इट इज अ सुप्रीमली serviceable medium of communication. And further, he adds, these days, more than at any other time, our most vivid impression of our contemporaries are through interviews. इस समाज में, इस युग में
इंटरव्यू, हालांकि इसके तमाम बहुत सारे ड्रॉबैक्स गिनाए गए, लेकिन फिर भी ये सबसे बढ़िया मीडियम है कम्युनिकेशन स्थापित करने का, और अपने समकालीन लोगों की, खासतौर से सेलिब्रिटीज की लाइफ या उनके वर्क के बारे में जानने का सबसे बढ़िया माध्यम है इंटरव्यू। द राइटर quotes Dennis Bryan to support his point. Dennis had claimed that interviews were the most vivid impression of contemporary people. Everything happening in the present moment is conveyed to us through one man asking questions to another. As a result of this, the interviewer holds unprecedented power and influence. कहने का मतलब कि इंटरव्यू के जरिए ही कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे से प्रश्न करता है और उसके बारे में, उसकी रचनाओं के बारे में, उसके कार्यों के बारे में सिर्फ इस कम्युनिकेशन के द्वारा हजारों या लाखों लोगों तक ये बात पहुंच जाती है। तो डेनिस ब्रायन को इससे बढ़िया कोई माध्यम नहीं दिखता जिस प्रकार, जिससे यह इस तरीके से ऐसा संभव हो सके कि एक आदमी किसी दूसरे आदमी से, माने वन टू वन कम्युनिकेशन से जो बात निकल करके आए वो हजारों लाखों व्यक्तियों तक एट ए टाइम पहुंच जाए। और इसी के कारण डेनिस कहते हैं कि जो इंटरव्यूअर है उसके पास जबरदस्त पावर और इन्फ्लुएंस होता है। तो डेनिस ब्रायन के इस स्टेटमेंट के बाद क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर अपना इंटरव्यू का ये चैप्टर, उसका पहला पार्ट यहीं पे खत्म करते हैं। इंटरव्यू लेसन के दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे एक सैंपल इंटरव्यू, जिसमें इंटरव्यूई हैं अम्बर्टो इको, जो कि प्रोफेसर हैं सिमियोटिक्स के, और इंटरव्यूअर हैं मुकुंद पद्मनाभन, जो कि द हिंदू के एक जर्नलिस्ट हैं। तो पार्ट नंबर 2 हम लोग समझेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद है पार्ट नंबर 1 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने ये वीडियो देखा, अगर आपको समझ में आया है, ठीक से आपको ठीक लगा हो, तो इसको अपने फ्रेंड्स को भी प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एंड सो फार इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।